Good morning to all. Welcome back to our YouTube channel. Today we are going to discuss about the topic industrial development. इससे रिलेटेड जो टॉपिक है हम ऑलरेडी इससे पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, यानी जिसमें इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज व्हाट्स द रोल ऑफ द पब्लिक सेक्टर इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी पब्लिक सेक्टर के द्वारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले किया गया था। अब इसके बाद है हमारे पास कि सबसे पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो हमारे देश में अप्लाई की गई थी 1956 में अप्लाई की गई 1956 में अप्लाई की गई थी और वो थी IPR 1956, यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस 1956। दीज आर द डिक्लेरेशन ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट या पब्लिक सेक्टर, यानी ये पब्लिक सेक्टर के द्वारा एक डिक्लेरेशन थी। हमारे देश में पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी अप्लाई की गई थी 1956 में, यानी उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, मेन इसमें क्या अप्लाई किया गया था। तो ये देखिए इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन। इट मीन्स इसमें तीन नियम अप्लाई किए गए, तीन भागों में इसका वर्गीकरण किया गया था। तीन भागों में कैसे किया गया था, यानी कुछ इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर दी गई और कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। तो थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट जो था दोज विच वुड बी एस्टेब्लिश्ड एंड डेवलप्ड एक्सक्लूसिवली एज ए पब्लिक सेक्टर। फॉर एग्जांपल जैसे एटॉमिक एनर्जी और डिफेंस वगैरह है, यानी ये स्पेशली पब्लिक सेक्टर के अंडर में इनको डाला गया क्योंकि किसी भी प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। ये केवल किसके लिए, यानी किसके लिए इसको सुरक्षित रखा गया, केवल पब्लिक सेक्टर के लिए इसको रखा गया ताकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर इसमें एंटर ना कर सके। इसके साथ साथ दोज विच कुड बी एस्टेब्लिश बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी रखी गई यानी जिसमें दोनों सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया, यानी जिसमें पब्लिक सेक्टर को भी इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई, इसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इंपॉर्टेंस प्रोवाइड की गई। Then third is all industries other than categories first and second were left to the private sector, यानी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरीज के बाद जो इंडस्ट्रीज बच गई थी उसको प्राइवेट सेक्टर को सौंपा गया ताकि प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें इन्वॉल्व करके एज ए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को इनकरेज किया जा सके। इसके बाद इसमें क्या अप्लाई किया गया, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, यानी ऑल द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स which can be establish their industrial sectors या firms, then they got the license from the government। यानी अगर वो कोई भी छोटी से छोटी फर्म्स भी एस्टेब्लिश करना चाहता है तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, इवन कि विच टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ही कैन प्रोड्यूस on which price, these all things also determined by the government, यानी सभी के लिए लाइसेंसिंग पॉलिसी अप्लाई की गई। सभी के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उसे कितना प्रोडक्शन करना है, किस वस्तु का प्रोडक्शन करना है, कैसे प्रोडक्शन करना है, उसकी प्राइस क्या डिटरमाइन होगी, ये सभी बातें गवर्नमेंट डिसाइड करती थी, ना कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डिसाइड होता था। इसके साथ साथ इसमें यानी जो भी, जैसे सपोज करें अगर कोई भी इफ एनी प्रोड्यूसर वांट्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी देन दे गोट द लाइसेंस आल्सो। अगर मान लो कोई भी प्रोड्यूसर 2000 वस्तुओं का प्रोडक्शन कर रहा है और 3000 वस्तुओं का प्रोडक्शन करना चाहता है तो इसके लिए भी उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी टोटली लाइसेंसिंग पॉलिसी अप्लाई की गई थी प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसके बाद इंडस्ट्रियल कंसेशन पॉलिसी अप्लाई की गई। इफ एनी प्राइवेट प्रोड्यूसर्स वांट्स टू एस्टेब्लिश देयर it means industrial sectors या industries on the backward regions, then many concession also provided to him for this purpose, यानी कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स अगर बैकवर्ड्स रीजन्स में अपनी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करता है तो इसके लिए अनेक प्रकार की जो कंसेशन है उसको प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे टैक्स हॉलीडे, राइट, इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन दिया जाएगा और भी काफी कंसेशन दिए जाएंगे ताकि बैकवर्ड सेक्टर को भी डेवलप किया जाए। यानी गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य था ऑल ओवर डेवलपमेंट, यानी केवल डेवलप्ड सेक्टर को डेवलप करना नहीं था बल्कि बैकवर्ड सेक्टर को भी डेवलप करना इसका मेन रीजन था। तो ये मेन तीन कैटेगरीज डिवाइड की गई थी, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन थे जो इस प्रकार की पॉलिसी इसमें अप्लाई की गई। इसके बाद नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि उस समय
लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ साथ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको भी डेवलप किया गया, यानी एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होते हैं बेटा? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच इन्वेस्टमेंट लिमिट आर नॉट एक्सीड 5 करोड़, यानी जिसमें इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होती है। दीज आर कॉल्ड द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, राइट। यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए 1955 में करूर कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना था। इसके साथ साथ आप ये देखें, पहले इसकी जो लिमिट थी वो 5 लाख थी, लेकिन एट प्रेजेंट इसकी जो लिमिट है वो 5 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। वो किस में काउंट होती है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काउंट होती हैं। देन व्हाट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स of the small scale industries? First is SSI is labor intensive. And employment oriented. यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, दीज आर बेस्ड ऑन द लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दीज आर नॉट बेस्ड ऑन द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यानी जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होती हैं, लेकिन जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होने के कारण मैनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एसएसआई पर फोकस किया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके और हमारे देश में पॉवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को कम किया जा सके। सेकेंड थी इसकी, एसएसआई इज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। यानी इसमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। एसएसआई कैन बी एस्टेब्लिश एनीवेयर, इट मीन्स इसको कहीं पर भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट कैन बी एस्टेब्लिश ओनली वेयर द रॉ मटेरियल्स इज इजिली अवेलेबल। जबकि जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, इट कैन बी एस्टेब्लिश ओनली वेयर द रॉ मटेरियल्स इजिली अवेलेबल, क्योंकि इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होते हैं और हैवी रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसको हम कहीं पर भी एस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उसको हम उसमें लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। इट मीन्स उसको बैकवर्ड रीजन्स में भी इजीली एस्टेब्लिश किया जा सकता है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड नहीं होती है और इसके साथ साथ कम रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके द्वारा हम बैकवर्ड रीजन्स को भी एज ए डेवलप्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ एड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट and promote equity। ये देखो बेटा, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, इट ऑल्सो प्रमोट्स या इट ऑल्सो नीड्स ओनली द स्मॉल इन्वेस्टमेंट, इट डज नॉट रिक्वायर्स द ह्यूज इन्वेस्टमेंट। यानी ये देखो, ये सभी को इक्वली प्रमोट करती है, क्योंकि सभी लोगों के पास बहुत ज्यादा कैपिटल होना नेसेसरी नहीं है। तो ऐसे लोग भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके पास थोड़ी बहुत पैसा है, यानी वो भी इन्वेस्टमेंट करके अपने देश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और डेवलप्ड भी हो सकते हैं। तो इसमें केवल लार्ज जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसमें मौका नहीं दिया जाता, बल्कि स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी मौका दिया जाता है। देन दीज ऑल्सो प्रमोट द इक्विटी, यानी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करती है, इक्विटी को प्रमोट करती है, जिससे हमारा ग्रोथ प्रोसेस इंप्रूव होता है और इसमें अपना मेन कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करती है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इसलिए हमारे देश में एस्टेब्लिश की गई। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के साथ साथ उस समय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट किया गया, ताकि हमारे देश में ग्रोथ प्रोसेस के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए और इक्विटी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करके सोशल वेलफेयर को भी इंप्रूव
किया जा सके। तो ये था एज ए IPR पॉलिसी और SSI के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर द फर्दर क्लासेस प्लीज कनेक्ट अवर YouTube चैनल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।